बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो टॉपिक है इसमें हमने विदहोल्डिंग स्टेटमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको स्टडी करना है। इसमें 3-4 लेक्चर ऑलरेडी हम देख चुके हैं, लेकिन अभी जो मेन पॉइंट है वो हम ये स्टडी करने लगे हैं कि कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो हमने कंसीडर करनी है विदहोल्डिंग स्टेटमेंट फ़ाइल करते हुए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, एक चीज़ हमें क्लियर करना है कि जो विदहोल्डिंग स्टेटमेंट है ये क्वार्टरली फ़ाइल होती है, और क्वार्टरली हम इसको इसकी जो फाइलिंग है वो जो विदहोल्डिंग एजेंट है या विदहोल्डिंग एजेंट नहीं है उसने क्वार्टरली फाइलिंग करनी है। अभी हम कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं। तो अभी जो क्वार्टर जा रहा है वो जनवरी से मार्च तक का क्वार्टर है, जिसकी डेडलाइन क्या है 20 अप्रैल, यानी कि आज से 3 दिन बाद, यानी कि 20 अप्रैल तक हमने इस स्टेटमेंट को फाइल करना है। ठीक है, अब ये इसकी डेडलाइन है। अब इसमें हमने क्या क्या चीज़ें कंसीडर करनी है। तो नंबर 1 सेक्शन 149 यानी कि इनकम फ्रॉम सैलरी। नंबर 2 सेक्शन 155। नंबर 3 सेक्शन 153। नंबर 4 कोई भी एडवांस टैक्स है जो हम चार्ज कर रहे हैं, जैसे 236G है, 236H है, या कमीशन है, कोई भी टैक्स जो हम डिडक्ट कर रहे हैं। ये हम कमीशन को चलो मैं सेपरेट मेंशन कर लेता हूँ एडवांस टैक्स के अलावा, कि नंबर 5 आप कर लें 233 कमीशन। मतलब ये है कि कोई भी ऐसा टैक्स जो हम विदहेल्ड कर रहे हैं और दूसरी पार्टी के ब्याह पे जमा करवा रहे हैं। जैसे 149 में कौन पार्टी है, एम्प्लॉई। 155 में कौन है, रेंट है। यहाँ पे कौन है, पेमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं। इसी तरीके से एडवांस टैक्स में क्या है कि जब हम इनवाइस करते हैं तो एज़ पर रूल हम टैक्स चार्ज करते हैं, और यहाँ पे जब हम किसी कमीशन एजेंट को कोई पेमेंट करते हैं तो हम उसका टैक्स विदहेल्ड करते हैं और उसको हमने जमा करवाना है। तो ये आपने विदहोल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करते हुए ये चीज़ें याद रखनी है कि हर वो टैक्स जो आपने दूसरी पार्टी की ब्याह पे डिडक्ट किया है उसको आपने विदहोल्डिंग स्टेटमेंट में रिपोर्ट करना है। अच्छा, इसमें एक कॉन्सेप्ट है जिसको अब थोड़ा सा इसको हम डीपली स्टडी कर लेते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने पेमेंट्स की हैं, बल्कि इसको हम जो डबल चेक है यहाँ पे इसको स्टडी करेंगे। अभी इस यहाँ पे हम नहीं देखेंगे, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हम स्टडी एक चीज़ ज़रूर देख लेते हैं कि अगर आप विदहोल्डिंग एजेंट नहीं भी हैं। विदहोल्डिंग एजेंट कब बनते हैं कि जब आपकी जो सेल है वो 100 मिलियन से ऊपर होती है। लास्ट प्रोसीडिंग किसी भी 5 ईयर्स में 100 मिलियन से ऊपर अगर आपकी सेल निकल गई है तो आप क्या बन गए हैं, विदहोल्डिंग एजेंट बन गए हैं। अच्छा, ये जो विदहोल्डिंग एजेंट है ये किसके अकॉर्डिंगली है, 153। लेकिन स्टेटमेंट में तो 149 भी आता है, 155 भी आता है, एडवांस टैक्स भी आता है, कमीशन भी आता है। तो अगर आपके ज़हन में ये है कि जी मैं विदहोल्डिंग एजेंट नहीं हूँ और मैंने स्टेटमेंट फाइल नहीं करनी, तो ये जो बाकी सारी प्रोविजंस हैं इसको आप इग्नोर करेंगे और ये नॉन कंप्लाइंस होगी। देखिए, अगर आप विदहोल्डिंग एजेंट नहीं हैं लेकिन आप सैलरी की पेमेंट कर रहे हैं और सैलरी टैक्सीबल है तो आपने विदहेल्ड करना है। आप विदहोल्डिंग एजेंट नहीं हैं और आप रेंट की पेमेंट कर रहे हैं, रेंट टैक्सीबल है तो आपने टैक्स विदहेल्ड करना है। आप एडवांस टैक्स चार्ज कर रहे हैं, ठीक है 153 का डाटा हम नहीं लेंगे, लेकिन बाकी सारा डाटा तो हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो इस वजह से ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि अगर आप विदहोल्डिंग एजेंट नहीं भी हैं फिर भी आपको स्टेटमेंट फाइल करनी है। अब अगला सवाल ये आता है कि जी आप चूँकि बिजनेस छोटा है, आप सैलरी की पेमेंट भी टैक्सीबल नहीं है, रेंट की भी टैक्सीबल नहीं है, एडवांस टैक्स भी आप नहीं चार्ज कर रहे, तो फिर आपको नील स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ेगी। नील का मतलब यह है कि मेरी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, मेरे ऊपर रूल इंप्लीमेंट होता है लेकिन मेरी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। तो ये चीज़ें क्लियर कर लें। अगर फॉर एग्जांपल ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इस कॉन्सेप्ट को इस तरह आपने लेके चलना है। अच्छा जी, उसके बाद आता है, अच्छा यहाँ पे आप देखें तो आपने लैपटॉप परचेज किया 1 लाख रुपए का, ठीक है। कुछ ट्रांजेक्शन्स कैश किए हैं, कुछ अक्रोल किए हैं। 1 लाख का लैपटॉप परचेज किया आपने, एक्सपेंस या एसेट बुक कर लिया 1 लाख का, उसके ऊपर इनकम टैक्स भी डाइड कर लिया, और उसके बाद जनाब आपने बैंक जो है वो क्रेडिट कर लिया 95 का, ठीक है 95,000 का। अब ये जो पेमेंट है 4500, ये चूंकि ऑन स्पॉट आपने टैक्स भी डाइड कर लिया है, कोशिश करें 15 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर इसको पे कर दें। और ये अमाउंट अगर आपने ऑन स्पॉट कैश पे कर दी है और जनवरी से मार्च के दरमियान पे की है तो ये जो अमाउंट होगी ये आप विदहोल्डिंग स्टेटमेंट में ले लेंगे। लेकिन अगर ये आपने वेंडर बैंक की जगह पे वेंडर क्रेडिट किया होता, मतलब पेमेंट नहीं की, पेमेंट आपने लेट से 25 मार्च को ये परचेज किया है और वेंडर आपको कहता है कि जी आप 60 डेज पे क्रेडिट पे ले लें, यानी कि आपने अक्रूवल बुक कर लिया है, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लिया है। तो ये जो 60 दिन है ये चूंकि जनवरी से जून के बाद में आएंगे, तो क्या मैंने विदहोल्डिंग स्टेटमेंट में इसको रिपोर्ट करना है?
तो बिल्कुल रिपोर्ट नहीं करना, क्योंकि विदहोल्डिंग किसके ऊपर डिपेंड करती है, पेमेंट के ऊपर। अब फॉर एग्जांपल अगले क्वार्टर में आप गए जो कि स्टार्ट होता है अप्रैल से जून में, और आपने जाके कहीं मई में पेमेंट कर दी है, तो अब आप सेकंड क्वार्टर में जो 4500 जब पे करेंगे उस टाइम आपने सेकंड क्वार्टर में रिपोर्ट करना है, आज उसको रिपोर्ट नहीं करना। इसका मतलब क्या हुआ, आप इसको समझ लें कि प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन में हमने इसको कैसे हैंडल करना है, क्योंकि ये तो थ्योरेटिकल चीज़ें हमने देख ली। प्रैक्टिकल में आपने क्या करना है, आपने ये जो लेजर है, विदहोल्डिंग स्टेटमेंट का जो लेजर है, इसको डाउनलोड करना है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं एक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि जी जब आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करें ना, तो उस टाइम ही विदहोल्डिंग रिकॉर्ड कर लें। मतलब कि हमने एक्सपेंस बुक किया 1 लाख रुपए का, ठीक है, और क्रेडिट हम कर लें जनाब, ये डेबिट एक्सपेंस हो गया, और क्रेडिट हम कर लें जनाब 4500 से, हम इसको विदहोल्डिंग स्टेटमेंट को आज ही क्रेडिट कर लेते हैं, ठीक है, और क्रेडिट हम कर लेते हैं वेंडर, और जब पे करेंगे तो वेंडर को डेबिट कर लेंगे। तो अगर आपने 60 डेज बाद पे करनी है, ट्रांजेक्शन पे 50 डेज बाद आपने पैसे पे करने हैं, तो विदहोल्डिंग आज आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये तो रॉन्गली रिपोर्ट हो जाएगा। तो टैक्स हमेशा पेमेंट डेट से कैलकुलेट होता है, जब पेमेंट करनी है उस टाइम आपने डिडक्ट करना है और जमा करवाना है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि जब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है उस टाइम आपने विदहोल्डिंग रिकॉर्ड नहीं करना। तो ये बिल्कुल आप क्लियर, आप क्लैरिटी होनी चाहिए कि उस टाइम भी मैंने पूरा इस पे जोर पूरे एम्फसिस किया था इन चीज़ों के ऊपर कि हम क्यों ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस है। अब आपने क्या करना है जी, विदहोल्डिंग स्टेटमेंट का लेजर डाउनलोड करना है। जब आप लेजर डाउनलोड कर लेंगे तो यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन्स आपके पास आ रही होंगी, आपने कुछ टाइम लगा के इसको मेक श्योर कर लेना है कि इसमें कोई रॉन्गली बुकिंग एंट्री तो नहीं है, कोई रिवर्सल तो नहीं है जो यहाँ पे आ रही है। तो पहले उसको नेट ऑफ कर लें, यानी कि अगर ये अमाउंट है और यहाँ पर रिवर्स हो रही है तो इसको यहाँ से निकाल लें, टैगिंग लगा लें कि जी ये मेरा नेट पेबल है जो मैंने एक्चुअली पे करना है, और ये मेरी रिवर्सल हो गई है। क्योंकि अगर आप सिर्फ क्रेडिट साइड को उठा के पे कर देंगे तो क्या होगा कि रिवर्सल जो है वो कैटर नहीं होंगी, आप टैक्स ज़्यादा पे कर सकते हैं, क्योंकि सम टाइम रिवर्सल भी होती है ना। आप 1 लाख बुक किया, 1 लाख रिवर्स हो गया, तो आपने कुछ टाइम लगा के इस लेजर को रिकनसाइल करना है। सेकंड, आपने ये देखना है, मेक श्योर करना है कि क्या इन सब ट्रांजेक्शन्स की एक्चुअल में पेमेंट जनवरी से मार्च के दरमियान हो चुकी है। अगर हो चुकी है तो आपने जनाब इनको लेना, अगर नहीं हुई और रॉन्गली बुकिंग हो गई है, यानी कि एट द टाइम ऑफ बुकिंग जब आपने एक्रूल बुक किया उसी टाइम ही आपने टैक्स बुक कर लिया है, तो उसको आपने रिवर्स करना है या उसको काउंट फॉर नहीं करना, और फ्यूचर के लिए जो भी एंट्री करता है उसको एक इंस्ट्रक्शन दें कि जब आप पेमेंट करें उस टाइम एंट्री करें, जब आप ट्रांजैक्शन बुक करें, एक्रूल बुक करें, एक्सपेंस बुक करें, एसेट बुक करें, तो उस टाइम आपने ये टैक्स बुक नहीं करना। तो ये आपको मेरे ख्याल में चीज़ अब क्लैरिटी होनी है, ठीक है। अब हम आते हैं जी अगले पॉइंट के ऊपर। अगला पॉइंट कौन सा है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में दो चीज़ें हमने देखी थी, कैश और अक्रूवल। इन दोनों को बड़ी डिटेल में हमने स्टडी कर लिया कि कैश ऑन स्पॉट है। आपने सिंपल ये देखना है कि हमारे कंसर्न पीरियड, यानी कि जो पार्टिकुलर पीरियड जिसकी हम फाइलिंग करने लगे हैं, क्या उस पीरियड में कैश की पेमेंट हुई है, उस पीरियड में हमने टैक्स जमा करवा दिया है और हमने फाइल कर दिया है। अक्रूवल में आपने देखना है कि क्या भाई पेमेंट हुई है कि नहीं हुई। अगर पेमेंट नहीं हुई तो छोड़ दें, भूल जाएं, आपकी ये ट्रांजेक्शन आई नहीं है। कब ट्रांजैक्शन आपके लिए होगी, जब आप Q2 में जाएंगे और जाके इसकी पेमेंट करेंगे, या इवन Q2 में नहीं करते, Q3 में जाएंगे, फिर आपके ऊपर ये पॉइंट इंप्लीमेंट होगा। अब आता है डबल चेकिंग। डबल चेकिंग बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। डबल चेकिंग में एक छोटी सी एग्जांपल के थ्रू हम इसको स्टडी कर लेते हैं। एग्जांपल क्या है कि हमने ये किया कि हमने जनाब यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि हमारी सेल है, हमारी कॉस्ट ऑफ सेल है, उसके बाद जीपी है और एक्सपेंसेस हैं। एक्सपेंसेस में हमने 3 कैटेगरी देख ले, 149 है, 155 है, 153 है। हमने डबल चेक ये करना है कि विदहोल्डिंग स्टेटमेंट में लेट्स से मेरी जो अमाउंट पेबल है वो है 2 मिलियन, ये टैक्स की अमाउंट है, यानी कि इनकम टैक्स की जो मैंने पेमेंट करनी है। मैंने 1 बाई 1 चेक करना है कि जी कॉस्ट ऑफ सेल में जो मेरी परचेजेज आ रही हैं इस पीरियड में, क्या वो मेरी परचेजेज का सारा टैक्स इसमें शामिल है। ये ना हो कि मेरी परचेजेज जनाब ज़्यादा हो, टैक्स मैं कम जमा करवा रहा हूँ। ऑन स्पॉट आपको डबल चेक करना है। डबल चेक कहाँ से, विदहोल्डिंग के लेजर और इन जो लेजर्स में जहाँ पे एक्सपेंस बुक हो रहा है, प्रॉफिट लॉस। क्योंकि बाद में अगर टैक्स पूरा जमा नहीं होगा, अभी तो आप फाइल कर देंगे और फ्यूचर में कभी नोटिस आता है तो कैसे रिप्लाई करेंगे। तो क्या आप वो अमाउंट जमा होते होते बड़ी अमाउंट होगी तो वन टाइम आपको पे करनी पड़ेगी। तो आज ही आपको पता होना चाहिए कि भाई मैं रिस्क कितना बेयर कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि जी मेरी यहाँ पे ट्रांजैक्शन 50 मिलियन है, मैं टैक्स जो है वो सिर्फ 30 पे करवा रहा हूँ, बाकी पे नहीं करवा रहा। रिस्क आइडेंटिफाई होना बहुत ज़रूरी है ताकि ऑन स्पॉट बिफोर फाइलिंग आपको क्लैरिटी हो कि जी एक्चुअल में क्या है, ठीक है। आपने ये मैच कर लिया। उसके बाद आ गया जी एक्सपेंसेस। आपने देखा कि सारे एक्सपेंसेस हैं।
उन सारी लिस्ट के आगे अपने किसी सबॉर्डिनेट को या इवन खुद आप उसके ऊपर आगे लिखें कि भाई सारी ट्रांजेक्शन के ऊपर ये अमाउंट है विद होल्डिंग स्टेटमेंट की, ये ट्रांजेक्शन नंबर है और ये टैक्स जमा हुआ है। तो ये सारे तरीकों से जब आप क्रॉस मैच डबल चेक करते जाएंगे तो कभी भी गलती नहीं होगी। नोटिस आएगा तो 2 मिनट में 10 मिनट में आप डाटा बनाएंगे, फाइलिंग कर देंगे। डाटा भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे आप इस इंस्ट्रक्शंस को या इस प्रैक्टिकल एक्सपोजर को फॉलो करते जाएंगे तो आपको नोटिस बनाने के लिए भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, ये चीज़ आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि जब भी आपने स्टेटमेंट फाइल करनी है तो ये 3 चीज़ों को कंसिडर करना है। इससे आपको के सम टाइम ये होता है कि हमें इन्फॉर्मेशन अगर कम है या उसने हमें ये बता दिया या मेरी इन्फॉर्मेशन ये है, मेरा नॉलेज ये है, मेरे बॉस ने ये मुझे कह दिया, इस तरीके से आप करते जाएंगे तो आप अगर ट्रैक आपका सही नहीं है तो फ्यूचर में आपको नोटिस रिसीव हो जाएगा। मेरे पास एक प्रैक्टिकल केस स्टडी पड़ी हुई है, कभी टाइम मिला तो उसके ऊपर मैं आपको डिस्कशन करके बताऊंगा कि वो नोटिस जो रिसीव हुआ है सिर्फ और सिर्फ इन की पॉइंट्स के ऊपर रिसीव हुआ है कि उस टाइम उन्होंने चीज़ें चेक नहीं की और बाद में काफ़ी बड़ी अमाउंट का एक नोटिस रिसीव हो गया, जिसकी वजह से जो बंदा वहाँ पे जॉब कर रहा था उसके ऊपर काफ़ी प्रेशर आया। इवन उसके ऊपर काफ़ी उसको फाइन भी किया गया और डिफरेंट तरह की जो चीज़ें थी वो मैं उसमें हम डिस्कशन अभी नहीं कर रहे। मेन जो पॉइंट था वो यही है कि हमने जब रिटर्न फाइल करनी है तो हमने अपने रिस्क को कवर करना है और इसके लिए ये 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अगर इससे कोई रिलेटेड पॉइंट है तो आप मेंशन कीजिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं ताकि लर्निंग का जो प्रोसेस है कुछ मैं आपसे सीखूं, कुछ हम टुगेदर हम जो प्रोसेस हमने स्टार्ट किया हुआ ये कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।